सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उग्रेती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी उत्तराखंड का इतिहास के सेशन चल रहे हैं, जिसमें कि हमारा चंद वंश तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो है गढ़वाल का परमार वंश या पंवार वंश है। तो ये जो वंश था, ये कनकपाल से शुरू होता है और आपका प्रद्युमन शाह तक चलता है, जब तक कि गढ़वाल पर गोरखों का शासन स्थापित नहीं हो गया। तो ये जो पीडीएफ हैं, ये मैंने जो है आपके ये जो वीडियोस की लेंथ होती है, ये 10 से 15 मिनट के बीच में रहती है। और जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हीं के थ्रू मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाता हूँ, ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड हो सके। अब देखिए, जो ये गरिमामय इतिहास रहा है हमारा, जैसा कि चंदों का रहा है, उसी तरीके से गढ़वाल में परमार और पंवार का रहा है। कुमाऊं में चंद वंश था, तो गढ़वाल में परमार या पंवार वंश था। अब ये जो शासन था, मैंने आपसे क्या कहा है कि कनकपाल से शुरू होता है और आपका प्रद्युमन शाह तक चलता है। तो देखिए, कहते हैं कि गढ़वाल जो है छोटे छोटे गढ़ों में बड़ा था, है ना, गढ़, वहीं से कि गढ़वाल शब्द आया। और ये टोटल जो थे, कहते हैं कि 52 गढ़ थे। क्या थे? 52 गढ़। तो 52 गढ़ में अलग अलग राजा क्या करते थे? शासन किया करते थे। तो अब देखिए, कहते हैं कि गढ़वाल का जो परमार और पंवार वंश की जो नींव पड़ी, वो चांदपुर गढ़, जो आपका चमोली में है, कि नींव पड़ने पर ही क्या पड़ी? ये पंवार वंश की नींव पड़ी। और ये कहा जाता है कि इसके संस्थापक एवं आदि पुरुष कौन थे? कनकपाल थे। कौन थे? कनकपाल। अब एक प्राचीनतम अभिलेख है ना, किसका? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में, जो कि मिलता है हमको जगतपाल का। किसका मिलता है? जगतपाल का, 1455 ईस्वी का। तो वहां से भी इस परमार वंश के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। अब पंवार राजाओं की सूची के बारे में चार अलग अलग सूचियां, मतलब जो उनके राजाओं की लिस्ट थी, उसमें हमको चार सूचियां मिलती हैं। प्रथम, कप्तान हार्डिक द्वारा 1796 में एक लिस्ट दी गई राजाओं की। दूसरी सूची सरकारी विवरण था। ये क्या था? सरकारी विवरण, जब ब्रिटिश प्रशासन उत्तराखंड में शासन करने लग गया था, या बल्कि भारत में भी क्या करने लग गया था? शासन करने लग गया था। तो वहां पे बैकेट की एक रिपोर्ट आई थी सरकारी विवरण में, 1849 ईस्वी की, और इसी को सबसे ज्यादा क्या सही माना जाता है, इस लिस्ट को। वहीं तीसरी दी एटिंगसन की सूची थी, जिसको अल्मोड़ा सूची भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्मोड़ा सूची। और चौथी जो है सुदर्शन शाह, जो हमारे टिहरी के जो नरेश हुआ करते थे, के सवासार ग्रंथ से ये क्या खाता है भाई? मेल खाता है ना। 1828 का से क्या है ना, मेल खाता है उस टाइम पे। मतलब कि ये लिस्ट सुदर्शन शाह के सबासार ग्रंथ से क्या मेल खाती थी? किसकी? आपकी बैकेट की जो ये लिस्ट थी। तो कहते हैं कि कुल 60 शासक हुए। जैसे आपके चंदों में 62 शासक हुए, अगर महेंद्र चंद को दो बार न जोड़े तो 61 हो जाते हैं, है ना। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? राजा कनकपाल से। राजा कनकपाल उत्तराखंड के निवासी नहीं थे, है ना। उत्तराखंड के निवासी नहीं थे वो। अब कहते हैं कि 9वीं शताब्दी में गढ़वाल में 52 ठकुरी राजाओं का शासन था। मैंने कहा ना 52 गढ़ थे। उनमें से एक था चांदपुर गढ़। क्या था? चांदपुर गढ़, जो कि आपका चमोली क्षेत्र में आदि बद्री जो स्थान है हमारा कर्णप्रयाग में, है ना, उसके आसपास का क्षेत्र पड़ता है। अभी भी कुछ अवशेष है, तो आप लोग कभी घूमने जाते हैं वहां तो जरूर जाइएगा, अगर आदि बद्री आप लोग जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ राजा भानु प्रताप का क्या था? शासन था। और भानु प्रताप का एक और नाम मिलता है, सोनपाल। क्या मिलता है? सोनपाल। तो कहते हैं कि कनकपाल आया था, है ना, भ्रमण पे आया था। तो सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से किया था। क्या कर दिया? कनकपाल से कर दिया था। और कहते हैं कि ये कौनपुर गढ़ था, वहां का क्या था? राजा था। अब देखिए, बहुत सारी कहानियां हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि आप लोगों के चंद्रवंश से रिलेटेड कहानियां हैं, थोरचंद और सोमचंद से। तो वैसी कनकपाल से संबंधित है कि वो ऐसा आया, फिर ऐसी शादी हुई, वहां से आया, वहां से शादी हुई। तो ये कहानी है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके पेपर से इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे सोनपाल था चांदपुरगढ़ में, कनकपाल आया था,
उसने अपनी पुत्री का विवाह करा और ये कहा जाता है कि कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में ही परमार वंश की नींव रखी थी 888 ईस्वी में। अब बहुत सारे मतभेद हैं देखिए इतिहासकारों के बीच में। तो कनकपाल कहाँ से आया यही अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि आया कहाँ से, पर एक अनुमान लगाया गया कि हाँ यहाँ से हो सकता है ना, जहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं मंदिरों के, तो कहीं पे कुछ प्रमाण भी मिले हैं। तो हरिकृष्ण रतुड़ी और एटिंगसन इतिहासकार बोलते हैं कि ये धार नगरी कहाँ से आया था, गुजरात। कहाँ से आया था, धार नगरी गुजरात से। वहीं पातीराम की किताब है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न में, वो कहता है कि ये मालवा से आया था। कहाँ से, मालवा से। वहीं कन्हैया लाल माणिकलाल जोशी की किताब है द ग्लोरी दैट वाज गुजर की किताब में ये कहते हैं कि मालवर गुजरात। तो अभी मालवर गुजरात ही क्या है, इतिहासकारों के उसमें है कहानियों में कि ये जो है मालवा, ये कहाँ से आ सकते हैं, गुजरात से। और ये गुज्जर थे कौन, कनकपाल। अब कहते हैं कि गुज्जर प्रदेश से कनकपाल के आने का प्रमाण आदि बद्री मंदिर, मैंने कहा ना चांदपुर गढ़ में जो आदि बद्री मंदिर है उसके आसपास की रचना शैली है। कहते हैं कि है ना, जो कि गुजरात के सोलंकी मंदिर के क्या है, भांति है। तो ये जो आदि बद्री मंदिर है, इसकी जो शैली है वो गुजरात में एक सोलंकी मंदिर है उसके समान है। तो वहां से ये कहा गया कि जब चांदपुर गढ़ की अगर स्थापना करी गई है और उसकी मंदिरों की शैली क्या है, सोलंकी मंदिर की तरह, मतलब गुजरात की तरह है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि कनकपाल जो है कि कहाँ किस राज्य से संबंधित था, गुजरात से क्या था, संबंधित था। अब देखिए, आप अगर गढ़वाल का परमार वंश पढ़ रहे हैं और आपने अगर अजयपाल के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी कहानी क्या है, अधूरी है। तो देखिए, अजयपाल आया, पर अजयपाल से भी पहले कुछ पूर्व शासक थे। अजयपाल से भी पूर्व क्या थे, कुछ परमार शासक थे। अब इनमें से एक राजा हुआ सुरपाल। मैं एक लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को बाद में, है ना, कि कौन कौन से राजा थे, किसका कार्यकाल सबसे ज्यादा था, किसका कार्यकाल सबसे कम था। लेकिन अभी इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इनके बारे में हमको पता है इतिहास की किताबों से। तो सुरपाल का अभिलेख जो है वो चमोली का सकंड ग्राम है, वहां से मिला और कहते हैं कि ये 15वां शासक था। क्या था, 15वां शासक। वहीं 24वां शासक कहते हैं सोनपाल को, जिसकी राजधानी कहाँ थी, भिलंग घाटी थी। कहाँ थी, भिलंग घाटी। 28वां राजा कहते हैं लखन देव पाल था। कौन था, लखन देव पाल था। अब अनंतपाल द्वितीय जो कि 29वां शासक था, क्या था, 29वां शासक था, उसका धारशील अभिलेख मिला 1994 में। और कहाँ से, रुद्रप्रयाग से। कहाँ से, रुद्रप्रयाग से। इसका राज्यारोहण हुआ था 1333 ईस्वी में, है ना। इब्न बतूता की कहानी है, जब तुगलक के कार्यकाल में आया था, अगर भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ा जाए तो। 34वां शासक जो हुआ वो हुआ जगतपाल, है ना। इसको रजबार भी बोलते थे। क्या बोलते थे, रजबार। 1455 में ये शासक बना। अब राजा अजयपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि राजा जयपाल 1490 में शासन में बैठे और कब तक भाई, अपनी मृत्यु तक, 1519 ईस्वी तक वो उन्होंने शासन किया, है ना। कहे तो कुल उन्होंने 29 साल क्या करा, शासन करा। तो इनको गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। और ये 37वें राजा थे। परमार वंशों की अगर लिस्ट देखेंगे तो उसमें 37वें राजा हैं ये। राहुल सांकृत्यायन जो इतिहासकार थे, उन्होंने अजयपाल का पंवार वंश का क्या माना है, संस्थापक माना है। उन्होंने बोला है कि कनकपाल को न मान के उन्होंने किसको माना है, अजयपाल को। किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। लेकिन आपके पेपर में अगर आएगा तो आप लोगों को कनकपाल करना है। चांदपुर गढ़ के गढ़पति आनंदपाल के पुत्र थे और 52 गढ़ों को जीता पाई। तो ये पहला राजा था गढ़वाल शासक। न जाने कितनी बार ये सवाल रिपीट हो चुका है कि 52 गढ़, जो 52 ठकुरी राजाओं का जो शासन था उत्तराखंड के गढ़वाल में, उनको जीत करके मिलाने का काम किसने करा, इन्हीं अजयपाल जी के द्वारा करा गया, राजा अजयपाल के द्वारा करा गया। कत्यूरियों को पराजित कर सोने का सिंहासन छीना। इन्होंने क्या करा, कत्यूरियों को पराजित करा और उनसे सोने का सिंहासन छीना। 1491 या 90 की बात है कि कीर्ति चंद ने अजयपाल को बधाण गण के युद्ध में हराया। कीर्ति चंद चंद शासक था, चंद वंश में आपको पढ़ा चुका हूं। वहां पे अजयपाल को इन्होंने क्या, पराजित करा बधानगढ़ के युद्ध। अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ की परासद पहाड़ी पर बनाया। जब आप श्रीनगर जाते हैं, है ना, अलकनंदा नदी किनारे स्थित श्रीनगर चौरास में,
तो आप लोग वहां जाएंगे तो वहां से आपको देवलगढ़ मंदिर भी कुछ दूरी पर स्थित है, जहां पे कि अजयपाल की राजधानी कहा जाता है, किसको? देवलगढ़ को। और इसने 1512 में राजप्रसाद बनवाया था, है ना? राजधानी को क्या बोलता था? राजपार्षद बनवाया था। अब देवलगढ़ में अपने कुल देवी राजराजेश्वरी का मंदिर एवं सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार भी इसने करवाया था। तो परमार शासकों का कुल देवी जो थी वो राजराजेश्वरी देवी थी, और साथ ही साथ इसने भैरव गुफा, सत्यनाथ भैरव गुफा का भी क्या करा? जीर्णोद्धार करवाया। किसने? अजयपाल। और अपनी राजधानी कहाँ करी इसने? देवलगढ़ में अपनी राजधानी को बनवाया। अब देवलगढ़ में गोरखनाथ पंथ के संत सतनाथ का क्या था? आवास था। किसका था भाई? गोरखनाथ पंथ के संत थे सतनाथ, उनका क्या आवास था। देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना है। तो आप जाते हैं तो आपको ये चित्र मिलेगा वहां पे अजयपाल का, जहां पे कि वो पद्मासन की मुद्रा पे आपको दिखाई देंगे। तो 1517 में राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित कर दी गई, और श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया। तो पहले देवलगढ़ में राजधानी बनाई गई, उसको श्रीनगर 1517 पे स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही श्रीनगर में कालिका देवी मठ का भी निर्माण इनके द्वारा करा गया। इन्होंने अपने रसोइयों में सरोला ब्राह्मणों की क्या नियुक्ति करी थी? माप तोल का मापक इन्होंने धूली पाता का प्रचलन किया, है ना? मापने की जो इकाई थी उसके लिए उसने मापक धूली पाता का यूज करा। अजयपाल को गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क और गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको? अजयपाल को। कवि भरत ने मानवोदय काव्य में अजयपाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर और इंद्र से करी। किसने? कवि भरत ने अपनी किताब मानवोदय काव्य में अजयपाल की जो तुलना है वो कृष्ण, भीम, कुबेर, इंद्र से की। अब देखिए, अजयपाल हो गया, भर्तहरि और गोपीचंद, ये जो थे ये गोरखनाथ पंथ के क्या थे? अनुयायी थे। मैंने कहा ना, सतनाथ जो गोरख पंथ के संत थे, वो गोरख पहाड़ी पे क्या करते थे? निवास करते थे, देवलगढ़ की। तो नवनाथ कथा गौरक्षक स्तवांजल ग्रंथ में, है ना, अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना गया। तो ये जो किताबें थी नवनाथ कथा और गौरक्ष ग्रंथ, है ना, इसमें अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना है। क्या माना है? 84 सिद्धों में एक सिद्ध माना है। वहीं सांवरी ग्रंथ मिलता है किसका? डॉक्टर सूरवीर सिंह का, जो कि तांत्रिक विद्या पे आधारित है, इसमें अजयपाल को आदिनाथ कहा गया। क्या कहा गया? आदिनाथ कहा गया। और इसका उत्तराधिकारी कल्याण शाह था। किसका? आपका अजयपाल का, जिसका कि हम आगे अगले वाले सेशन में पढ़ेंगे। पर अजयपाल के शासन में कप्पू चौहान जो था बड़ा प्रसिद्ध हुआ, और ये इसलिए प्रसिद्ध हुआ अपनी बहादुरी के लिए। तो ये उप्पूगढ़, मैंने कहा ना 52 गढ़ में थे, उनमें से एक था उप्पूगढ़, वहां का सरदार था। तो कहते हैं कि अजयपाल ने अपना अंतिम युद्ध उप्पूगढ़ या उदयपुर पर ही था। अजयपाल ने स्वयं कप्पू चौहान को मुखाग्नि दिया। क्यों दी? तो कप्पू चौहान ने उसके सामने सिर झुकाने से बढ़िया अपना सिर कटाना ज्यादा सही समझा। तो कप्पू चौहान ने जब उनकी हार हुई तो उसने सिर झुकाया नहीं, बल्कि अपना सिर कटा दिया। और वो कहा करता था अपने को कि मैं पशुओं में सिंह हूँ। कौन? कप्पू चौहान। और पक्षियों में क्या है? गरुड़ के समान हूँ। तो इनको जो मुखाग्नि दी थी अजयपाल ने दी थी, और उन्होंने अब मुखाग्नि देते हुए ये कहा था कि वीर तुम जीत गए और आज मैं हार गया, है ना? उन्होंने क्या कहा कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। ये किसके लिए कहा अजयपाल ने? कप्पू चौहान के लिए। और क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने जो है अजयपाल के सामने सिर झुकाया नहीं, बल्कि अपना सिर कटा दिया, क्योंकि उनके ये आत्मसम्मान की बात थी। और उनकी यही बहादुरी देख करके अजयपाल ने स्वयं कप्पू चौहान को क्या मुखाग्नि दी थी। तो एक बहादुर सरदार था कप्पू चौहान। ऐसे आप आगे भी बहुत सारे, चंदू वंश में भी आपने बहुत सारे
बहादुर लोगों के बारे में पढ़ा, है ना, जिनका कि जो कि सेनापति हुआ करते थे चंद्र शासन काल में। अभी आप परमार वंश में भी पढ़ेंगे। तो ये कहानी आज हमारी कनकपाल से शुरू हो रही है और ये कहानी जो होगी हमारी वो चलती रहेगी प्रद्युमन शाह तक। तो ये जो वीडियोस हैं ये बहुत छोटे हैं, लेकिन इनमें जो कंटेंट है वो मैंने आप लोगों को काफ़ी दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। आज के लिए इतना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।